हेलो बच्चों, कैसे हो? आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे की चीजें। अभी तक हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या जो मैटर होता है उस पर वो अपना स्टेट चेंज करता है। सपोज सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाए, लिक्विड से गैस बन जाए विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखिए आइस, वाटर एंड वेपर, तीनों के प्रॉपर्टीज केमिकल एक ही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रही है? वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैसियस फॉर्म में है, बट तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। तो इसी तरह हम देखेंगे क्या चेंज होता है, और इस चेंज हमने आपको बताया कि चेंज होता है, मैटर की स्टेट चेंज होती है। जैसे आइस है, आइस को आप हीट करोगे वाटर बन जाएगी, और हीट करोगे वो वेपर बन जाएगी। पर जो स्टेट चेंज हो रही है इन पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ये हम देखते हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट बनता है? अब आप देखिए, आप एक बीकर में एक कांच का बीकर लीजिए, उसमें आइस क्यूब्स डाल लीजिए, बर्फ डाल दिया आपने और इसको हीट किया। ठीक है, आप इसको हीट कर रहे हैं, क्या होगा? और इसमें एक हमने थर्मोमीटर भी डिप कर दिया। ठीक है, उस थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो आइस में डिप होना चाहिए, और जो बर्तन है या बीकर है उसकी बॉडी से कहीं भी टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें अपने टेम्परेचर नोट किया, 0 डिग्री टेम्परेचर है क्योंकि वो आइस है। जब आप इसको धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट करते हैं, हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करने से इसकी जो आइस है वो मेल्ट होगी। अब पहला तो क्वेश्चन ये, हीट करने से मेल्ट क्यों हो रही है? हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्लासेस में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटिन्यूस वाइब्रेशन करते, कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स चाहे तो सॉलिड के हों, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लेस मोशन करते हैं, लिक्विड के ज्यादा करते हैं, गैसेस के हाईएस्ट मोशन करते हैं, हाईएस्ट मूविंग कंडीशन में रहते हैं। जब आप इनको गर्म करते हैं तो जो सॉलिड आइस है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कम मूवमेंट में होते हैं, पर जैसे हम इसको हीट करते हैं तो उन पार्टिकल्स की, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। और जब वो इंक्रीज हो जाती है एनर्जी और उस स्टेट में पहुंचती है जो सॉलिड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के लिए चाहिए होती है। सॉलिड रखने के लिए किसी भी मैटर को, जहां आइस का केस है तो आइस को सॉलिड रखने के लिए जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जब वो उससे ज्यादा हो जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो उस फॉर्म को छोड़ देते हैं। जैसे कभी कभी आपने क्या देखा होगा, जब आप घर में बहुत गर्मी होती है, आप घर में इधर उधर घूमते रहते हैं, छत पे चले जाते हैं। ठीक है, घर छोड़ के घर की छत पे आ गए, इट मीन्स आप घर से बाहर निकल के ऊपर छत पे आ गए, आपने हवा ली, आपको थोड़ा महसूस हुआ, मतलब आप घर के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के आ गए। सेम केस इज द पार्टिकल का केस भी वैसे ही है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी हीट से बढ़ती है तो ये तेजी से मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और इनकी जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये लिक्विड से गैस में आ जाते हैं, और लिक्विड फेज को छोड़ के सॉलिड फेज को छोड़ के लिक्विड फेज में मूव कर जाते हैं और लिक्विड बन जाते हैं। उस समय क्या होता है, जब मेल्ट होना शुरू होता तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये पूरी तरह आइस मेल्ट होती है, उसी पॉइंट पे इसका टेम्परेचर हम नोट करते हैं थर्मामीटर का, तब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो भाई साहब, जो हमने एनर्जी दी है, नीचे से हीट कर रहे हैं इसको, वो कहां गई? वो एनर्जी यूज हुई जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको ब्रेक करने में। उस
एनर्जी को ब्रेक करने में वो एनर्जी जो हीट हम दे रहे हैं वो एनर्जी उन पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब करी और उनको यूज किया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और वो एनर्जी इसी वेसल के अंदर, आइस के अंदर, इसी लिक्विड के अंदर समा गई। इस आइस ने एब्जॉर्ब कर ली और उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब हिडन एनर्जी। वो कहीं हमें दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि उसका टेम्परेचर तो वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आइस का था वो उसी लिक्विड का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें एनर्जी कहीं दिख नहीं रही है, वो एनर्जी उसी आइस में छुपी हुई है। उस एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट, मतलब लेटेंट हीट को बोलते हैं एक और नाम है हिडन एनर्जी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। हीट मतलब ऊष्मा, हिडन मतलब छुपी हुई, गुप्त ऊष्मा। चलिए छोड़िए, ये जो लेटेंट हीट है ये हमारी आइस में जो हीट आइस ने हीट एब्जॉर्ब करी बॉन्ड को ब्रेक करने में, फोर्सेस से ओवरकम करने में, फोर्सेस को हटाने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दूर करने में जो आइस ने हीट एब्जॉर्ब करी वही उसमें रिस्टोर हो गई, वही आइस के अंदर, वो इस लिक्विड के अंदर स्टोर हो चुकी है। उसी एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ओके, समझ में आया इतना? ठीक है। और ये जो लेटेंट हीट है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अभी मैंने बताई थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट या चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो जिस पॉइंट पे जब सॉलिड से लिक्विड बना वो सॉलिड का मतलब इस केस में आइस का वो मेल्टिंग पॉइंट था, वो टेम्परेचर जिस पे ये आइस से बना आपका लिक्विड, ठीक है, वो इसका मेल्टिंग पॉइंट था और इसी के अंदर स्टोर्ड है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के रूप में। समझ में आया? इसलिए ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है इसमें इन कंपैरिजन टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस के मुकाबले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस के कंपैरिजन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर की एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट भी इंक्लूड रहती है। जो आइस को मेल्ट करने के टाइम पे आइस ने एब्जॉर्ब करी थी, जो हिडन फॉर्म में है, वो एनर्जी भी, वो हीट भी लिक्विड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड में रहती है। इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर की एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द एनर्जी ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। अब आगे चलते हैं। इसी में जब ये लिक्विड बन गया, जब ये आइस कन्वर्ट हो गई फुली लिक्विड में, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, हम इसको हीट और देना शुरू करते हैं, हीट देना शुरू करते हैं। अब एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये बॉयल करने लगता है। क्यों बॉयल करने लगता है? बॉयल करता है फिर ये गैस बनने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अभी मैंने बताया जब हीट देते रहते हैं तो वो पार्टिकल्स, जब अभी हीट दी थी अब और हीट दे रहे हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है और वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और वेपर में, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उस टाइम पर टेम्परेचर, जब वाटर बॉईल कर रहा है और जिस टाइम पे गैस बनने लगती है उस टाइम का टेम्परेचर देखेंगे तो उस टाइम के टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पे वाटर या कोई लिक्विड बॉईल करने लगता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर हो जाता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब SI यूनिट्स में, स्टैंडर्ड यूनिट्स में सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कभी मेजर नहीं करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं केल्विन में। ठीक है, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 प्लस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, केल्विन इज इक्वल टू 273
प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कोई डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है और उसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। जैसे वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 373 केल्विन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मींस 273 डिग्री केल्विन। ठीक है, ये केल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 ऐड कर देंगे, केल्विन को सेंटीग्रेड में करेंगे 273 डिग्री सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये जब बॉईल कर रहा है, जब इसने बॉईल करना स्टार्ट कर दिया, ये बॉईल करना स्टार्ट कर दिया मतलब ये बॉइलिंग टेम्परेचर पे अपने पहुंच गया। इट मींस ये आपका जो थर्मोमीटर है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा होगा। अगर सेंटीग्रेड में स्केल है इसमें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा होगा। इट मींस वाटर ने स्टार्ट कर दिया बॉइलिंग करना, और इस बॉइलिंग टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और वेपर बननी स्टार्ट हो जाती है। ये वेपर्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही होती है, वाटर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, तो जो हमने हीट दी वो कहां गई? वो कहां गई? वो हीट कहां गई? जैसे आइस में बॉन्ड ब्रेक करने का काम आती है, ऐसे ही लिक्विड फेज में जो पार्टिकल्स थे उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बॉन्ड थे उनको ब्रेक करने के काम आ गई वो हीट, और वो हीट उस वाटर के जो पार्टिकल्स थे उनको ब्रेक करने के काम आई, और वो हीट हिडन फॉर्म में उसकी वेपर में समा गई, उसकी वेपर में इकट्ठी हो गई। तो इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में ज्यादा हीट होती है इन कंपैरिजन, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में ज्यादा हीट होती है इन कंपैरिजन टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो वेपर्स होती हैं उसमें लेटेंट हीट भी होती है ऐड, और वो उस लेटेंट हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट या चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 into vapor at its boiling point is called latent heat of vaporization। यानी कि 1 किलोग्राम लिक्विड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे किसमें कन्वर्ट करने के काम आती है? गैस में कन्वर्ट करने के काम आती है। उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब समझ में आया? इसीलिए जब वाटर वेपर से हाथ जलता है वो ज्यादा दर्द करता है, वो ज्यादा दुखदाई होता है, वो ज्यादा दर्द करता है इन कंपैरिजन टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी से हाथ जलना। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर है, वाटर वेपर, दोनों में से किससे हाथ जलेगा तो ज्यादा दर्द होगा या ज्यादा मुश्किल होगी? तो आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर से। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होती है, जिसकी वजह से उसकी हीट इन कंपैरिजन टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर ज्यादा रहती है। ओके, अंडरस्टैंड? अभी आपने देखा कैसे सॉलिड से लिक्विड बनते हैं, लिक्विड से वेपर बनती है, पर कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जो बिना लिक्विड में चेंज हुए, बिना लिक्विड बने सीधा गैस बन जाते हैं। ऐसे सॉलिड्स को, ऐसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्व पतन। ठीक है, इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? व्हेन अ सॉलिड डायरेक्टली converts into liquid is called, this process is called sublimation। और इसका उल्टा, when the gas directly converts into solid without converting into liquid is called deposition। समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई।
अब आते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तो हमने देखा था चेंज ऑफ टेम्परेचर, अब आते हैं चेंज ऑफ प्रेशर। क्या प्रेशर चेंज करने से स्टेट चेंज होती है? हाँ होती है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को लो कर देंगे तो कोई भी गैस एक सर्टेन प्रेशर पे और एक सर्टेन टेम्परेचर लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे तो कोई भी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसका प्रेशर अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक कर देते हैं तो वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम ड्राई आइस। आपने देखा होगा, सुना होगा, ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है, पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? हाई प्रेशर पे जब कार्बन डाइऑक्साइड को रखा जाता है तो वो उसको बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और जब जैसे ही प्रेशर को कम किया जाता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर थे, तो सीधा सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी को बोलते हैं हम, इसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम ड्राई आइस। ओके, चलो नेक्स्ट। इवेपोरेशन। आपने देखा होगा जब हम कपड़े सुखाते हैं या आप किसी बर्तन में पानी भर के रख दीजिए, कुछ दिन बाद देखिए पानी का लेवल कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से अपने आप ही वेपर में चेंज होता रहता है, वेपराइजेशन उसका होता रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। It is a continuous process for transforming liquid into gas at any temperature below its boiling point। किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से, बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर जब वो लिक्विड गैस में लगातार कन्वर्ट होता रहता है, वेपर बनके उसकी उड़ती रहती है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोराइजेशन। ओके, इवेपोरेशन समझ में आया? चलो, अरे इवेपोरेशन होता क्यों है? हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं कर रही, हीट तो नहीं दे रही इसको। होता क्या है, किसी भी उसमें मैंने बताया था अभी कि पार्टिकल्स हमेशा कांस्टेंट एक कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं। जो लिक्विड पार्टिकल्स, लिक्विड फेज होता है, उसमें जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इन कंपैरिजन टू लोअर पार्टिकल्स, जो नीचे पार्टिकल्स होते हैं, उनके मुकाबले सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हमेशा ज्यादा रहती है। और जब ये काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कि जिससे कि ये जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ के ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। जब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स क्या हैं? पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब हमें पता है इवेपोरेशन इज अ फिनोमेना ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, इट मींस जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। किसी प्लेट में पानी रख दीजिए भर के और एक छोटे से ग्लास में पानी रख दीजिए और 2 दिन बाद देखिए 100 ml पानी आप ग्लास में रखिए, 100 ml आप प्लेट में करके रखिए, बड़ी प्लेट या थाली जो भी होगी आपके घर में उसमें करके रखिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जो थाली का पानी था, जो प्लेट का पानी था, उसका वॉल्यूम या उसकी क्वांटिटी कम हो गई है किसके मुकाबले? जो ग्लास में पानी था। इट मींस सरफेस
फिनोमिना है इवेपोरेशन। इफ सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। ओके, नंबर 2 इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा। जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतने ही पार्टिकल्स सरफेस को लीव कर देंगे, सरफेस छोड़ के जाने लगेंगे। इट मींस रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता रहेगा। मतलब क्या हुआ? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। इजी। नंबर 3, ह्यूमिडिटी। किसी भी चीज की एक कैपेसिटी होती है होल्ड करने की। अब एटमॉस्फेयर में की भी एक कैपेसिटी है, वाटर पार्टिकल्स, मतलब ह्यूमिडिटी क्या है? वाटर पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। मतलब अगर वाटर पार्टिकल्स, सपोज करिए एटमॉस्फेयर 100 होल्ड कर सकता है। इन रेनिंग सीजन सपोज करिए वाटर पार्टिकल्स हैं 95 एटमॉस्फेयर में, 5 और आ सकते हैं, तो इवेपोरेशन से 5 आ गए। अब समर्स में क्या है? ह्यूमिड है ही नहीं, वाटर पार्टिकल सपोज करिए 10 है एटमॉस्फेयर में, 90 वाटर पार्टिकल्स और आ सकते हैं 100 करने के लिए, तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो एक लिमिट है इवेपोरेशन की जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी कम है, इवेपोरेशन ज्यादा। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब वाटर पार्टिकल्स, मौसम, वेदर पहले से ह्यूमिड है, मतलब वाटर पार्टिकल्स पहले से ही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वाटर पार्टिकल्स आएंगे बहुत स्लो आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। इसलिए ह्यूमिडिटी जितनी होगी इवेपोरेशन उतना ही कम होगा। विंड स्पीड। विंड स्पीड क्या है? विंड स्पीड, अगर विंड की स्पीड ज्यादा होगी तो जो अपर लेयर है वाटर की या लिक्विड की, उस पे जो पार्टिकल्स हैं उनको वो अपने साथ उड़ा के ले जाएगी। इट मींस वेपोरेशन तेजी से होगा। जब ऊपर के पार्टिकल्स निकलने लगेंगे, नीचे वाले ऊपर आएंगे, वो निकलेंगे, नीचे वाले ऊपर आएंगे, वो निकलेंगे। इट मींस इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इट मींस इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ विंड। विंड की स्पीड ज्यादा है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसलिए आपने कभी देखा होगा, हम जब अपने कपड़े सुखाते हैं या कोई चादर सुखाते हैं तो उसको फैला देते हैं। फैलाने से क्या होता है? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। इट मींस इवेपोरेशन इंक्रीज होगा और उसमें जल्दी से वो सूख जाएगा। अब आप बरसातों में देखिए कपड़े देर में क्यों सूखते हैं? इसलिए सूखते हैं क्योंकि कंडीशंस ह्यूमिड होती है, और ह्यूमिडिटी में रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है। जो कपड़ों पे से लिक्विड इवेपोरेट होना था, उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और वो देर में सूखेंगे। ह्यूमिडिटी हो गई। टेम्परेचर, आपने देखा होगा गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं और सर्दियों में देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है। टेम्परेचर ज्यादा था, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देता है, लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, और वो जल्दी से सरफेस छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। विंड स्पीड, जब हम कपड़े सुखाते हैं बाहर, एक ही एग्जांपल चारों बता दिए। जो हम कपड़े सुखाते हैं बाहर, अगर हवा तेज है, विंडी मौसम है, तेज हवा है, तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा बिल्कुल नहीं है तो कपड़े थोड़ा देर में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि विंड में भी एक एनर्जी होती है, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी देगी, वो इवेपोरेट होंगे, वो उनको एनर्जी देगी, वो उनको उड़ा के भी ले जाएंगे, इवेपोरेशन तेज होगा। तो ये फैक्टर्स थे जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। कैसे? जब आप गर्मी में आप देखते हो, आपको पसीना आता है और आप फैन ऑन करते हो, तो आपको क्या ठंड लगनी शुरू हो जाती है, थोड़ी ठंड लगने लगती है, बॉडी थोड़ी कूल होने लगती है। क्यों होने लगती है? आपके सरफेस पे वाटर जमा है, स्वेट के
फॉर्म में, पसीना आ रहा है आपको, पूरा बॉडी स्वेट हो रही है, पूरी बॉडी में स्वेटिंग हो रही है, पूरी बॉडी गीली हो रही है आपकी। जैसे ही आप फैन ऑन करते हैं विंड स्पीड बढ़ती है, विंड स्पीड बढ़ती है तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं आपके बॉडी सरफेस पे वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? और दूसरा कॉज क्या है, वो आपकी बॉडी से हीट लेते हैं, वो आपकी बॉडी से हीट लेते हैं और उस बॉडी की हीट से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, वो लिक्विड पार्टिकल्स, और इवेपोरेट होते हैं। जब वो पूरी बॉडी पे से, आपकी बॉडी सरफेस पे से सारे पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी के लिए इंक्रीज करने के लिए काइनेटिक एनर्जी को आपकी बॉडी से हीट लेंगे, इट मींस बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, आपकी बॉडी की हीट मेंटेन है। सपोज करिए एक स्केल पे 98 डिग्री सेंटीग्रेड है आपकी बॉडी की हीट टेम्परेचर, जब वो आपकी बॉडी से हीट लेंगे अपने पार्टिकल्स को की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, इट मींस आपकी बॉडी कूल होगी। ये कॉज है कि आपकी बॉडी इवेपोरेशन में, यानी पसीना जब आता है तब कूल क्यों लगने लगता है थोड़ी देर बाद, क्यों? आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी तरह से क्या होगा, क्या होता है, जब आपने देखा होगा किसी हम ग्लास में ठंडा पानी करते हैं तो उसकी आउटर सरफेस पे, ग्लास की पे वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? उसका भी एक रीजन है, जो उसकी सरफेस होती है ग्लास की, जो ग्लास की सरफेस होती है उसकी कांटेक्ट में जो वेपर होती है, एयर होती है, वो जेट वेपर होती है, एयर होती है, वो थोड़ी कूल होती है, वो थोड़ी गर्म होती है। जैसे हम उसमें कोल्ड वाटर डालते हैं ग्लास में, तो उसके ग्लास के, देखिए ये ग्लास है, इसमें हमने कोल्ड वाटर डाला तो यहां जो एयर है इसके कांटेक्ट में वो एकदम कोल्ड हो जाती है, जो एयर है वो एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो अपनी एनर्जी लूज कर देती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और वो ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठा हो जाती है ग्लास की सरफेस में। इसी तरह हम लोग गर्मियों में कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? कॉटन के क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं कि हमको गर्मी कम लगे, कूल रहे, थोड़ा कम क्यों लगेगी? जब हमारी बॉडी पे स्वेट होता है, पसीना आता है, तो वाटर वेपर निकलती है, वो जो लिक्विड होता है हमारी बॉडी पे वो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है वेपर बनने के लिए, अपनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। और जब वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इतनी गेन कर लेते हैं कि लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो तोड़ दें, तो वो वेपर बन के उड़ने लगते हैं। अब जो वेपर बन के उड़ते हैं तो कॉटन के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में गैप होता है थोड़ा। कॉटन के पार्टिकल्स इस तरह से होते हैं, कॉटन के जो होते हैं क्लोथ्स इस तरह से। अब ये क्या करते हैं, स्वेटिंग में हेल्प करते हैं। जब नीचे से स्वेट वेपर बन के निकलता है तो इन होल्स से वो बाहर निकल जाती है गैस, और हमारी बॉडी कूल महसूस करने लगती है। इसलिए हम लोगों को कॉटन की क्लोथ्स पहनने चाहिए। और कॉटन स्वेट को भी एब्जॉर्ब करता है, इजीली एब्जॉर्ब करता है। इन होल्स की वजह से, ये गैप्स होते हैं, इसकी वजह से कॉटन क्लोथ को एब्जॉर्ब करता है और वो क्लोथ से वेपोराइज हो जाता है स्वेट। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही। ये क्लास यहाँ आज खत्म होती है, ये चैप्टर खत्म होता है। आप इसको पढ़िए, अच्छी तरह से करिए इसके क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन आए तो पूछिए मुझसे। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।